हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में जो हम लोग मेजर फोकस करेंगे वो कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस पर करेंगे। लेकिन आपको थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए क्योंकि उनका यूज आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो वहां के भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कि आपको दो सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे, उनके टेम्परेचर्स दे दिए जाएंगे और आपको ये फाइंड करना होगा कि जब उन दोनों को मिक्स किया जाए तो वो किस टेम्परेचर पर आएंगे, कितनी एनर्जी लूज या गेन करके आएंगे। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शनिंग का प्रिंसिपल होता है वो होता है कि हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस या फिर एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट। इसके साथ ही जो बेसिक चीज़ें इसमें है वो है कि एक कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल के बराबर होती है। होता क्या है कि एक कैलोरी उतनी एनर्जी या फिर उतना हीट होता है जिसका यूज किया जाता है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। हीट कैपेसिटी हीट सप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर को कहते हैं। ये यूज किया जाता है इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को यूज करने के लिए, को सॉल्व करने के लिए। हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन होती है। जैसा हम लोग देख सकते हैं, ऊपर हीट की यूनिट जूल और नीचे टेम्परेचर चेंज की यूनिट केल्विन होती है। तो उससे हम लोग आसानी से इसकी एसआई यूनिट बता सकते हैं। आगे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि जब हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट की होती है। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स के चेंज ऑफ हीट को या फिर चेंज ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है या फिर यूनिटरी मेथड का यूज करना होता है अलग अलग मासेस को या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में हम लोग को हेल्प करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे C से डिनोट किया जाता है। इसमें हीट कैपेसिटी को m से डिवाइड करते हैं, मतलब उस मास ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं इस क्वांटिटी को लाने के लिए। बस इसके एसआई यूनिट में भी पर केजी भी जुड़ जाता है। आगे हम लोग देखें, चेंज ऑफ हीट या फिर हीट सप्लाइड या फिर एनर्जी सप्लाइड होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बस यहाँ पर m डेल्टा टी को जब हम लोग ऊपर ले आएंगे तो हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप मान सकते हैं कि कैलोरीमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस पर ही कैलोरीमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रख लें, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे है कि अगर एक हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाया जाए तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफर होती है। या आप नेचर में भी इस फेनोमेना को कई बार देखेंगे कि आप अगर कोई गर्म बर्तन कहीं छोड़ देते हैं तो वो समय के साथ थोड़ा ठंडा हो जाता है, या फिर आप कभी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक को बाहर छोड़ दें तो वो गर्म हो जाता है, मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफर होती है। ऐसे ही यहाँ पर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका जो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो होता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। मतलब आपको जो ये आपने फॉर्मूला लगाया है इसी को दोनों ऑब्जेक्ट्स में लगाकर उन्हें इक्वेट कर देना होता है कि डेल्टा क्यू, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव आया और उससे सटाए जाने वाले ऑब्जेक्ट का जो डेल्टा क्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को उसमें सटाया गया है वो ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगी, तभी दूसरा ऑब्जेक्ट हीट गेन कर पाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है, कभी भी एनर्जी को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। तो इसी बेसिस पर हम ये वाला चीज कहते हैं कि हीट लॉस्ट हीट गेन के बराबर होता है, और इसी के बेसिस पर हम लोग कैलोरीमेट्री के सभी क्वेश्चंस करेंगे। आगे है कि सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब मेल्टिंग जो होती है, उसे फ्यूजन कहा जाता है। ऐसे ही अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाए तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। ये जनरल टर्म्स हैं जो कि आपको पहले से ही पता होंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऊपर जैसे हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी उसी की तरह होता है। इसे L से डिनोट किया जाता है और ये होता है Q बाई M के बराबर, मतलब हीट सप्लाइड बाई पर यूनिट मास। तो उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि कैसे जब कोई मॉलिक्यूल होता है या फिर अगर कोई कंपाउंड होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर उसमें जो एटम्स होते हैं वो सब एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े रहते हैं।
ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं या वीक होती हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं तो आपने पढ़ा है कि सॉलिड्स में काफ़ी क्लोजली बाउंड रहता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम क्लोजली, और गैसेज में इरेगुलरली कहीं भी वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो बस इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में काम आता है ये लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट के लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, Q = Lm। इसे भी हम लोग यूज करेंगे कई बार कई जगहों पर। इसके साथ ही आपको दो और चीजें यहां पर याद रखनी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की होती है वो होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम। आपको इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो आ ही गया है, तो आप ये याद रखें कि ये 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की होती है वो होती है 540 कैलोरीज पर ग्राम। इसके साथ ही ऊपर एक और चीज याद रखने वाली थी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वाटर के लिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। हमने ऊपर कैलोरी का डेफिनेशन देखा था कि कैसे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट कंज्यूम होती है उसे ही 1 कैलोरी का नाम दिया जाता है। तो बस उसी को यहाँ पर हम लोग रख के याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आइस की होती है वो होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आगे हम लोग देखें कि इम्प्योरिटीज अगर ऐड कर दी जाए किसी सॉल्यूशन में, या फिर अगर हम लोग स्पेसिफिकली वाटर की ही बात कर लें, तो अगर हम उनमें इम्प्योरिटीज डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है। इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक और चीज यहाँ याद रखनी है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ाया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। होता क्या है कि हम लोग इन प्रिंसिपल्स का यूज कुकिंग में करते हैं। हम लोग सॉल्ट डालते हैं पानी में ताकि जल्दी चीजें उबल जाए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो वाटर ज़्यादा टेम्परेचर तक जा सकता है लिक्विड स्टेट में ही। इसी के कारण अगर हम लोग एग उबलने डाल रहे हैं या फिर चावल उबलने डाल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जल्दी पक जाती हैं, जल्दी कुक हो जाती हैं। ऐसे ही प्रेशर बढ़ाने का भी यूज़ हम लोग प्रेशर कुकर्स के प्रिंसिपल में, या फिर खाने को जब हम लोग ढक्कन डाल कर पकाते हैं तो उन जगहों पर इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से कुकिंग फास्टर हो जाती है। आगे हम लोग देखें कि थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को तो उसके कारण चीज़ें एक्सपैंड करने लगती हैं। इस प्रिंसिपल को आपने देखा होगा कि जब हम लोग रेल की पटरियां बिछाते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ी जाती है ताकि गर्मी के मौसम में जब ये पटरियां एक्सपैंड करें तो उसके कारण कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बस इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो ये है। इन तीनों को आपको याद रखना चाहिए कि जो लेंथ होती है न्यू लेंथ, उसे हम लोग लिख सकते हैं ओल्ड लेंथ इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा इसी एक कोएफिशिएंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कितना चेंज होगा लेंथ में अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर को चेंज किया जाए। ऐसे ही एरियल एक्सपेंशन के लिए, मतलब एरिया जब बढ़ता है तो उसके लिए बीटा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए मतलब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके लिए गामा का यूज किया जाता है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है कि बीटा 2 अल्फा के बराबर और गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। इसको आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। आपने पहले चैप्टर में जैसे पढ़ा था कि अगर छोटी चीज़ें होती हैं तो उसे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उसी को आप अप्लाई करते हुए इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखें कि अगर लिक्विड्स में हमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालना हो तो उसमें लिक्विड की एक्सपेंशन माइनस कंटेनर की एक्सपेंशन करनी होती है। होता क्या है, मान लीजिए हम लोग लिक्विड, जैसा आपको पता है लिक्विड को स्टोर किया जाता है कंटेनर्स में और वो उसी की शेप ले लेती है। तो जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो लिक्विड तो एक्सपैंड होगा ही, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड स्टोर किया जा रहा है वो भी एक्सपैंड कर जाता है। तो हमें उस एक्सपेंशन को भी ध्यान में रखना होता है। इसीलिए हमें डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ कंटेनर करना पड़ता है, ये समझने के लिए कि लिक्विड आखिर असल में कितना एक्सपैंड कर रहा है वॉल्यूम में। इसे यूज़ किया जाता है हाइट कितना बढ़ जाए लिक्विड का, ये सारी चीज़ें फाइंड करने में। तो वो आप क्वेश्चन के हिसाब से उसे अप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसे ही अगला है टेम्परेचर का इफेक्ट पेंडुलम पर क्या होता है। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर डेल्टा थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं चेंज इन टेम्परेचर को। अब बस ये याद रखें कि हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी हो जाता है जो चेंज इन टाइम पीरियड हो रहा है वो। उसके बाद है कि हीट ट्रांसफर
तो जैसा मैंने आपको बताया कि हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट्स तक हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर के लिए आपने पहले भी 3 मेजर प्रोसेसेस पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पर कंडक्शन के जो लॉज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। dq/dt यहाँ पर हम लोग इसे हीट करंट का नाम देते हैं, मतलब जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के जैसा ही समझ लेते हैं और इसीलिए इसे dq/dt के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। KA/L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर या फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर है। इसी को हम लोग थोड़ा बेहतर ढंग से लिखें तो डेल्टा टी बाई L/KA, और ये L/KA हमें थर्मल रेजिस्टेंस दे देता है। जैसा हम लोग जानते हैं V = IR, हमें ओम्स लॉ से पता है, और I = V/R होता है। सेम चीज हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बदले टेम्परेचर डिफरेंस को समझ सकते हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है उसके लिए L/KA का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर आपको जो लॉज इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करने मैंने बताया था कुछ वीडियोस पहले, उन्हीं लॉज को आप इस थर्मल कंडक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप जो वहाँ पर लॉज आपने पढ़े थे उन्हें अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ जैसे लॉज भी यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं कहीं कहीं, और करंट लॉ यहाँ पर अप्लाई करने में काफ़ी मदद मिलती है आपको अगर आप उन्हें क्वेश्चंस में लगाएंगे तो। उसके बाद है रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है EM वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो रेडिएशन के लिए किसी भी बॉडी पर जब कोई हीट इंसिडेंट हो रही है तो उसका 3 चीज हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो उन्हीं तीनों को ऐड करके 1 आता है वैल्यू, मतलब R+A+T। R होती है रिफ्लेक्टिविटी, A होती है एब्जॉर्प्टिविटी, और T होती है ट्रांसमिटिविटी। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करके आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। आता कैसे है ये कि एब्जॉर्प्टिविटी होती है QA/QI, ट्रांसमिटिविटी होती है QT/QI, और रिफ्लेक्टिविटी होती है QR/QI। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा QR + QA + QT/QI। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है हमेशा, यहाँ से एनर्जी गायब तो होगी नहीं, या तो रिफ्लेक्ट, या तो ट्रांसमिट, या फिर अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बस उसी तीनों में ये डिवाइड होगा, तो इस तीनों का सम आ जाएगा QI। तो हम यहाँ से QI और QI को काट के 1 लिख सकते हैं। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसी में ब्लैक बॉडी, एक बॉडी को तब कहा जाता है जब उस पर पड़ने वाली सभी हीट या सभी एनर्जी को वो अब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए A1 हो जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं रेडिएशन के फॉर्म में, क्योंकि ये थोड़ा आसान कर देता है इन चीज़ों को एनालाइज करना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी रेडिएटेड होती है उसे हम 1/A × dq/dt कर सकते हैं। वो होता है सिग्मा इंटू T⁴ - T0⁴। T0 यहाँ पर सराउंडिंग की टेम्परेचर है, आपको सिग्मा का वैल्यू याद रखना है 6 × 10⁻⁸। यहाँ पर हम लोग -dT/dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, सिग्मा A/mc इंटू T⁴ - T0⁴। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है विथ टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सराउंडिंग के और बॉडी के। आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि जब कोई बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसे ठंडाने में कम टाइम लगता है। मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए कोई बॉडी 100 डिग्रीज पर है तो उसको 50 डिग्रीज में आने में जितना समय लगेगा वो काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू किसी बॉडी को 20 डिग्री से 10 डिग्री आने में। तो बस इसी प्रिंसिपल को आप याद रख सकते हैं कि इसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहा जाता है कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है सराउंडिंग और बॉडी के बीच में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट लॉस का रेट। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं हीट के। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझना होगा कि हम लोग 3 चीज़ों को डिफाइन करते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और उन दोनों के बीच बाउंड्री। अगर हम सिस्टम को डिफाइन करें तो वो 3 तरह से कर सकते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में क्या होता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसके बीच मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज्ड में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखें। थर्मोडायनेमिक्स के अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो यहाँ से आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ऐसे ही PV = nRT, आपको आइडियल गैस का इक्वेशन पता ही है। इससे P को हम लोग
रो आर टी बाई एम लिख सकते हैं। रो यहाँ पर डेंसिटी है, अगर आपको डेंसिटी को भी अगर इस फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट करने आ जाए तो डेंसिटी को भी आप पी एम बाई आर टी लिख सकते हैं। तो इसको आप याद रखें कि अगर आपको डेंसिटी का भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क डन। वर्क डन हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, बाद में जो चीज़ें होती हैं वो सिमिलर ही हो जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पर आपको केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स में किसी और लेक्चर में लूंगा। अभी आपको समझना है कि फिजिक्स में जब हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं तो वो होता है P इंटू डी वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अगर P वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है तो हम उसे इस इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते हैं। अगर P कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा और बस हम डेल्टा V से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। यहाँ पर एक्सपेंशन होने पर पॉजिटिव वर्क माना जाता है और कंप्रेशन होने पर नेगेटिव वर्क माना जाता है। केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है, एक्सपेंशन को नेगेटिव और कंप्रेशन को पॉजिटिव वर्क माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है अभी हम उसे ही लेकर चलेंगे। उसके बाद है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो उस कर्व के एरिया से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक इस तरह से साइकिल बनाया गया तो इसका जो वर्क डन होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये एक सर्कल है। इसमें हम लोग को पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क फाइंड करने के लिए ये रूल लगाना है कि अगर क्लॉकवाइज वर्क हो रहा है तो वो पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव वर्क कहलाता है। ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग डिफाइन करते हैं गैसेस के लिए, जिसमें मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और पॉली एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करने का एक पर्पस ये भी होता है कि हम लोग लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन इसी के बेसिस पर देते हैं। तो हम लोग किसी भी गैस के पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं kT/2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम से। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किया गया है। आप लोग जब आगे गैसेस में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग जब आइडियल गैसेस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग 3 kT/2 से रिप्रेजेंट करते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये चीज़ आप याद रखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग इस काम के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट। हमने ऊपर भी बात की थी कैलोरीमेट्री में, हमें यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में भी स्पेसिफिक हीट की बात करनी है। तो यहाँ पर भी C की वैल्यू वही होती है Q/m डेल्टा T, और अगर हम लोग थोड़ा इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1/m इंटू dQ/dt इसे कहा जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? जब हम लोग m के मतलब मास के टर्म्स में नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिफाइन करें तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ये होता है 1/n इंटू dQ/dt। यहाँ पर दो और चीजें होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसे Cp के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसे Cv के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट या फिर एनर्जी जो सप्लाइड होती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होती है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग फॉर्म वहां पर मिलता है, वो चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि हम वहां पर वर्क को अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। इसीलिए अभी आप फिजिक्स के लिए याद रखें या फिर आप किसी एक को भी याद रख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, मतलब हीट या एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। इसी को थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dW भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि वर्क डन इन अ साइकिल बाय हीट सप्लाइड इन अ साइकिल। यहां पर क्या होता है कि हीट जितनी सप्लाई हो रही है उसके मुकाबले वर्क डन हमें निकालना होता है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे इनके क्वेश्चंस को तो आपको मिलेगा कि कई जगहों पर हीट सप्लाइड नेगेटिव आ जाती है, मतलब हीट जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है, तो हमें उन टर्म्स को छोड़ देना होता है। इस एग्जांपल को हम लोग बाद में लेंगे, हमें बस पॉजिटिव वाले, जैसे अगर आप H का कॉलम बना के उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे तो हमें बस पॉजिटिव वाले टर्म्स को जोड़कर उनके रेस्पेक्ट में निकालना होता है ये चीज़। क्योंकि जब नेगेटिव आता है H या फिर Q अगर नेगेटिव आ जाए तो हम वहाँ पर हीट सप्लाइड नहीं मानते, हम उसे हीट रिजेक्टेड मानते हैं। मतलब वहाँ पर हीट सप्लाई नहीं की गई सिस्टम के अंदर, वो हीट सिस्टम से निकली है और उसे नहीं माना जाता है एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते वक्त।
अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइसो और थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर पर। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होती है सिस्टम की। और Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम लोग du को जीरो कर दे तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू आता है। यहाँ पर प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। इसे ही बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसके बारे में, बल्क मॉड्यूलस के बारे में आप लोग इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रख लीजिए कि जो प्रेशर होता है वो माइनस वी डी पी बाई डी वी के बराबर होता है और यही बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंफिनिटी चली जाती है, जैसा हमें पता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा टी जीरो हो गया है, इसीलिए सी इंफिनिटी हो जाता है। वर्क डन होता है एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन। इसका डेरिवेशन अभी आपको नहीं करना, आप अभी बस याद रखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन के बराबर होता है। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट रखना। यहां पर डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाता है क्योंकि वर्क डन जीरो होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि पी डीवी के बराबर होता है, लेकिन dv जब कांस्टेंट हो जाए, मतलब वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाए तो dv जीरो हो जाएगा, मतलब वर्क डन जीरो हो गया। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर आप डाल दें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर आ जाता है। यहां पर जो हम लोग C डिफाइन करते हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम, CV हमने ऊपर पढ़ा था, वो जब हम लोग डिफाइन करते हैं उसका वैल्यू होता है R/2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की काम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे वो हमें आइसोकोरिक प्रोसेस में C को, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर डेल्टा U जो होता है वो NCV डेल्टा T के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर Q जो होगा वो NC डेल्टा T होगा। यहाँ पर Q ही डेल्टा U के बराबर है यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन से, और C तो CV के बराबर है ही, तो यहाँ से ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो डिराइव हो जाता है। अगला है आइसोबारिक। हमने पढ़ा था कि प्रेशर को हम लोग बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि आइसोबारिक जब लिखा हो मतलब P कांस्टेंट है। यहाँ पर डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे NR तो कांस्टेंट होते ही हैं, अगर P को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाता है। यहीं से ये चीज़ आई है। यहाँ जो वर्क डन होता है वो होता है P इंटू वी टू माइनस वी वन। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वी टू माइनस वी वन वहाँ लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू NR TF माइनस TI। जैसा हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ये दूसरा वाला फॉर्मूला लाने के लिए, अगर आपको टेम्परेचर्स दिए हुए हो फाइनल और इनिशियल। यहाँ पर जो CP होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट प्रेशर, वो होता है R इंटू F/2 प्लस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि CP CV से बड़ा होता है और CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है हमेशा। यहाँ पर हम लोग एक और कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, गामा। गामा का वैल्यू होता है CP बाई CV। गामा हमें आगे काम देगा अगले प्रोसेस पर। एडियाबेटिक जिसे कहते हैं, एडियाबेटिक भी इसे कहा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट सप्लाइड होती है वो जीरो हो जाती है। ऊपर हमने देखा था एक बार, चेंज इन प्रेशर को जीरो करके, चेंज इन वॉल्यूम को जीरो करके, चेंज इन टेम्परेचर को जीरो करके, इस प्रोसेस में हम हीट सप्लाइड को ही जीरो कर देते हैं, मतलब जैसा सिस्टम है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर तीन चीजें कांस्टेंट के बराबर आती हैं, PV टू द पावर गामा, गामा की वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन की है, P1 माइनस गामा T टू द पावर गामा, और TV टू द पावर गामा माइनस 1। ये तीनों कांस्टेंट हो जाते हैं जब हीट सप्लाई नहीं होती है किसी भी सिस्टम में। तो यहीं पर वर्क डन हो जाता है PI/VI माइनस PF/VF बाई गामा माइनस 1। यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है जैसा हमने ऊपर देखा, और गामा की वैल्यू आप यहाँ से इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दीजिए तो आपको यहाँ आसानी से वर्क डन की वैल्यू मिल जाती है PI/VI माइनस PF/VF बाई गामा माइनस 1। अगला है कि जो du यहाँ पर होता है वो माइनस dw के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर q नहीं है, मतलब u प्लस w जीरो हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं du इज इक्वल टू माइनस dw, और यही माइनस NCV dt के बराबर हो जाता है।
यहाँ पर m एडियाबेटिक जो होता है, मतलब जो स्लोप होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की, वो गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। इसीलिए अगर आपको स्लोप्स दिए हुए हों, दो कर्व्स दी हुई हों, तो वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को। कैसे कि एडियाबेटिक की जो कर्व्स होंगी वो स्टीपर होंगी, मतलब वो ज़्यादा झुकाव वाली होंगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अगला है मोनोएटॉमिक गैसेस या डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यूज क्या होंगी। ऊपर हमने डिफाइन किया भी था इसे थोड़ा सा कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करके हम Cv की वैल्यू निकालते हैं और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 + 1 करके हम Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं, इसे आप याद भी कर लें क्योंकि इन चीज़ों को आप डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ सकता है क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ हम लोग देखें कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 3r/2, डायएटॉमिक के लिए 5r/2 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6r/2 होता है। Cv का वैल्यू मतलब Fr/2 के बराबर ही आ रहा है और इसमें Cp की वैल्यू आप बस इसमें एक r जोड़ दीजिए तो 5r/2, 7r/2 और 8r/2 होता है। गामा हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है Cp/Cv के बराबर होता है। तो इसे ही हम लोग यहाँ डाल दें तो 1.67 आता है मोनोएटॉमिक के केस में, 1.4 आता है डायएटॉमिक और 1.33 आता है पॉलीएटॉमिक गैसेस के केस में। इसे आप आसानी से इन दोनों को डिवाइड करके इनका जो रेशियो आ रहा है उससे निकाल सकते हैं। अगर हमें एक गैसियस मिक्सचर दे दी जाए तो उस केस में हम लोग गामा को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, N1Cp1 + N2Cp2। यहाँ पर N1 N2 उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या फिर मोल फ्रैक्शन भी अगर हो तो उससे भी काम चल जाएगा, उनकी मदद से हम लोग यहाँ पर गामा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसके नीचे हमें डिवीजन में N1Cv1 + N2Cv2 करके लाना है और इसकी मदद से हम लोग एक मिक्सचर का भी गामा निकाल सकते हैं और उसके बाद हम लोग उस मिक्सचर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर अगर वो मिक्सचर एडियाबेटिक प्रोसेस को गो थ्रू कर रहा है तो उस केस में हम लोग वो सारी चीज़ें भी डिराइव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।